नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। और आज साइंस फिजिक्स में हम टॉपिक लेके चल रहे हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओम का नियम और विद्युत का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और ये आपका सिलेबस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा, आशुरूपी भर्ती परीक्षा। इसका ये एक मेन पार्ट है और 4 टॉपिक एज पर सिलेबस आपके दिए हुए हैं और इन चारों टॉपिक को आज के वीडियो में हम खत्म करेंगे यहाँ से। ठीक है, समझते हुए चलेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए, क्वेश्चन निकालना चालू कर दीजिए। बेसिक पॉइंट्स जो आपने पढ़े हुए हैं दोस्तों, हम यहाँ पर जो साइंस पढ़ रहे हैं हम आपके बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, ताकि आप जब क्वेश्चन पढ़े आप ये समझ के चलिए कि आपको इक्वेशंस पे नहीं जाना है, ज्यादा डीप नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप डीप जाते हैं दोस्तों तो डीप तो वहां जाया जाता है जहां आपको रिटन पेपर देना हो, 10th का पेपर देना हो, 12th का पेपर देना हो, या फिर आपको देना हो यूपीएससी आरएस जैसे पेपर जहां पर रिटन पेपर हो दोस्तों। लेकिन जहां पर आपको रिटन पेपर नहीं है वहां पर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और आपको अगर आप चाहते हैं आशुलिपि भर्ती परीक्षा निकालना, स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा निकालना, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पे आपकी कमांड ज्यादा होनी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ के आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव पे काम करना चाहिए। ठीक है, 4 टॉपिक आज मैं कवर करने जा रहा हूं, तो ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे और इसमें कवर करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है, देखिए पहला टॉपिक क्या है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। धारा क्या है, ठीक है, और अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए धारा को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या, जिसको विद्युत आवेश कहते हैं। और दोस्तों आपको नोट्स उतारने की नीड नहीं है, जो आप सामने देख रहे हैं उसकी पूरी कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ये वीडियो डलेगा, वीडियो के नीचे ही आपको टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी। तो नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन बुक भी आ रही है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको जल्दी हम कवर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आती है विद्युत आवेश किसी पदार्थ के साथ जुड़ी हुई ऐसी आदिश भौतिक राशि है जिसके कारण चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाते हैं। आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, आप एक चीज समझिए, गुब्बारा होता है ना, सर पे लगा के जब दीवार से चिपकाते हैं तो क्या होता है, वो चिपका रह जाता है। तो यही जो दोस्तों ये जो चुंबकीय और विद्युत प्रभाव जो उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, और आवेश को हम प्रदर्शित किसके थ्रू करते हैं, क्यू से। जहां भी क्यू दिख जाएगा आप समझ जाना ये क्या चीज है, आवेश है या फिर करंट, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ठीक है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण आवेश होता है। क्या होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, देखिए किसी पदार्थ पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होने पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज मतलब ऋण आवेश कब होगा, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश उस पे लगेगा। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल चार्ज का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको क्या देना है, स्पष्ट तौर पे कूलाम। और कूलाम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से दोस्तों। ठीक है, तो क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को और सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को। और कूलाम ऐसा ही मात्रक है किसका दोस्तों, आपके विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्ज का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है, प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण क्या है, आवेश को निकालना ही,
उसकी मात्रा को निकालना ही क्वांटीकरण होता है। इसका जो बेसिक सूत्र है वो क्या है दोस्तों, क्वांटीकरण आता है तो Q इक्वल क्या, Q क्या है, आवेश है, तो आवेश को निकालने के लिए N क्या चीज है दोस्तों, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, अतः आवेश की क्वांटम प्रकृति के अनुसार, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो तो क्या है आपकी N है, और इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो आपका क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, घात में। तो ये आपका एज पर रूल ये याद कर लेना है आपको, और इसको n मतलब 1 है, 2 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर उसको उसकी संख्या लिख के आपको E से गुणा कर देना है और Q जो है वो निकल जाएगा यहां पर। तो इस प्रकार से आपके n जो है 1 2 3 4 ये कभी भी 1/2 1/3 1/4 के परफॉर्मे में नहीं आएंगे, ये 1 2 3 4 इस कंडीशन में ही आपको मिलेंगे, कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगे या डिवाइड करते हुए नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है, अभी तो हमने आवेश पढ़ा है और आवेश क्यों पढ़ा है ये पार्ट नहीं है हमारा, लेकिन अब आवेश की, क्योंकि विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन है, उसमें विद्युत धारा का वो आवेश का बहुत रोल है। मान लीजिए तार है ए से बी, ठीक है, क्या है ए से बी, इसमें आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसमें क्या आवेश प्रवाह हो रहा है और इस आवेश प्रवाह की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दोस्तों क्लियर है क्या यहां तक बात? द रेट ऑफ चार्ज फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब देखिए विद्युत धारा को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश इक्वल समय, वो सॉरी डिवाइड बाय समय। अब देखिए विद्युत धारा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, I से करते हैं, और आवेश को रिप्रेजेंट मैंने बताया Q से होगा, और T मतलब टाइम, ये हम आज तक करते आ रहे हैं। तो विद्युत धारा को निकालने का जो रूल है वो क्या होगा दोस्तों, I इक्वल Q अपॉन T। ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं सर, ये पिक्चर का क्या मीनिंग, इसमें से भी क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, आप मोटा मोटा समझते हैं। ये जो आपकी पारंपरिक धारा है यही है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा धनायन से ऋणायन की तरफ चलता है। आप ये देखिए माइनस है और ये प्लस है ना। तो ये विद्युत परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ क्या होता है कि आपने एक लट्टू लगा लिया, सेल से तार निकाल के लट्टू से अड़ा दिए, इसको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और हमेशा करंट प्लस से क्या, प्लस से माइनस की तरफ जो है वो प्रवाहित होता है, जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा माइनस से प्लस की ओर, ऋणायन से धनायन की ओर होता है। तो इस बात को अब यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन का अगर प्रवाह पूछा जाएगा परिपथ में, विद्युत परिपथ में, तो होगा माइनस से प्लस की ओर, ऋण से धन की ओर, और अगर विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी तो ये हमेशा होगा प्लस से माइनस की ओर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं जो हमने क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों अगर कर रहे हैं आप तैयारी स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की तो जरूर जुड़े आप सारस्वत स्टेनो टाइपिंग क्लासेस से। बहुत जल्द ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसमें हम लोग आपको ऑनलाइन स्टडी कराएंगे स्टेनोग्राफी की, ठीक है, लाइव क्लासें आपके लिए दी जाएगी। तो बहुत जल्द वो क्लासे का जो सेटअप है, वो एप्लीकेशन हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, वो लगभग 7-8 दिनों में आ रही है। तो जल्दी हम अनाउंस करेंगे ऑनलाइन के लिए, और ऑफलाइन क्लासें हमारी रेगुलर चल रही हैं। तो ऑफलाइन क्लासें के लिए जो कि जयपुर में स्थित है इंस्टीट्यूट, और 9870601888 पे कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश जो हमने पढ़ा था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर अपन एक बार बड़ा रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, विद्युत आवेश जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्यू से, और इसका जो मात्रक था वो क्या था, कूलाम था, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, सी से, राइट। तो अब देखेंगे
यहां पर हम आ जाते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। और एम्पियर को हम प्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों, ए से। किससे करते हैं, ए से। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द एम्पियर। इस मात्रक का नाम आंद्रे मेरी एम्पियर, ठीक है, जो कि 75 से 1863 तक उनका जीवन काल रहा, नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह से होती है। मतलब 1 एम्पियर इक्वल क्या हो गया है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश के प्रवाह के बराबर होती है। इसको यहां से इस रूल से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये विद्युत परिपथ है। ये आप देख रहे हैं विद्युत परिपथ, और ये जो साइन होता है दोस्तों, ये जैसे ये साइन है, जैसे ये प्लस और माइनस का, इसको तो हम बोलते हैं सेल। और जब इसके अंदर और इन परिपथों को जोड़ दिया जाता है, मतलब तो फिर हम कहते हैं, दो सेलों को जब जोड़ दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं बैटरी। क्लियर रखना है यहां पर बात। तो यहां पर बैटरी रखी, बैटरी से ये ऋणायन से धनायन की तरफ, मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत जो करंट है वो किस तरफ चलता है, वो धनायन से ऋणायन की तरफ। तो यहां से देखिए ये चल रहा है, ठीक है, कहां पे, धनायन से ऋणायन की तरफ चल रहा है ना। तो धनायन से ऋणायन की तरफ चलेगा, तो अब यहां पर हो रहा है कि परिपथों को विद्युत धारा मापने के लिए किसी यंत्र का, तो इस परिपथ में ही हम अमीटर का, ये क्या, अमीटर का यूज करते हैं, जिससे हम क्या नापते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, इस बात को याद कर लीजिएगा। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाएगा, और इसमें जो रिजल्ट्स आएंगे वो एम्पियर में, मिली एम्पियर में और माइक्रो एम्पियर में जो है वो हमारे पास रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन का हमने पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, और यहां पर Q आवेश कितना है, 1। ठीक है, तो यहां पर देखिए पॉइंट इतना है कि हमें इतनी डीप कैलकुलेशन में नहीं जाना है। क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये कितना है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको आप लिख के याद कर लीजिए। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए 4 कूलम, अगर यहां पर 1 कूलम की जगह 4 कूलम होते तो क्या होता, तो हम Ne वही 4 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कर देते और हमारा रिजल्ट निकल कर आ जाता। तो 1 एम्पियर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, याद कर लीजिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये एज इट इज 3-4 बार लिख लीजिए या फिर इसको एज इट इज याद कर लीजिए। विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के 2 प्रकार हो सकते हैं, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी और एसी के बारे में हमने पढ़ा था ना दोस्तों। तो एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो हमें प्राप्त होता है वो दिष्ट धारा को हम विद्युत सेल और बैटरी, दिष्ट धारा जनित्र शुष्क सेल, लेड एसिड बैटरी और कार डायनामो से हमें ये प्राप्त होता है। अब डीसी जो होता है दोस्तों, इसके लिए ट्रांसफॉर्मर की जरूरत हमें नहीं होती है। ठीक है, जबकि एसी के लिए हमें ट्रांसफॉर्मर की जरूरत होती है। पहली बात इसको ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या जनरेटर, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एसी। ठीक है, तो घरों में जो ऊर्जा आती है वो किसके थ्रू आती है, एसी के थ्रू आती है। ठीक है, दिष्ट धारा को थॉमस एडिसन ने उपयोग किया था और प्रत्यावर्ती धारा को निकोला टेस्ला ने अपने उपयोग किया था और उन्हीं के आधार पर अपने यंत्र बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि एसी और डीसी जो है वो क्या होते हैं, वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है।
एज पर सिलेबस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैंने इस पार्ट को यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत विभव, ये आपका टॉपिक है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या कहता है दोस्तों कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए कोई भी कूलाम है और उसके आसपास का जो दोस्तों एरिया होता है वो उसका विद्युत क्षेत्र होता है। लेकिन जब कोई धनावेश जो पावर होती है, कूलाम होता है, उसको अगर अनंत बिंदु से जब लाया जाता है तो उसको यहां तक लाने में जो कार्य करना होता है, उस कार्य को, जितना कार्य उसको यहां तक लाने में करना पड़ता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। जैसे यहां पर इसको यहां तक लाने में, किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में, किसी Q का विद्युत क्षेत्र था ये वाला, बाहर से अनंत दूरी से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया गया है उसी को हम क्या कहेंगे, विभव या फिर करंट पोटेंशियल कहेंगे। जबकि विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दो बिंदु तक ले जाने का किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। मतलब दो विभव के बीच की दूरी को जब विभव को यहां से इसी बल क्षेत्र में ही लाया जाता है और उस कार्य को जो किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और दोनों का ही जो मात्रक होगा दोस्तों, विभव और विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होगा, वोल्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, वोल्ट होगा। और वोल्ट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वर्क अपॉन आवेश, कार्य बटा में आवेश। ठीक है, अब देखिए क्यों हमने जो आवेश था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, क्यू से। इसमें स्मॉल और कैपिटल कोई भी आप रख सकते हो। अब देखिए वर्क को निकाला जाता है जूल के द्वारा, किसके द्वारा, जूल के द्वारा। इसीलिए जूल अपॉन और जो आवेश है उसके लिए क्या होता है, कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, मतलब क्या होता है, सी। ठीक है, तो इस तरह से जूल बटा में कूलाम आपका यहां पर आंसर होता है विभवांतर को निकालने के लिए। विभव या विभवांतर को किस प्रकार निकाला जाता है, W अपॉन Q, वर्क अपॉन आवेश। ठीक है, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाएगा और बाकी सब जगह क्या, एमीटर जो होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, देखिए वापस से एक बार चीज देखिए, यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि समांतर क्रम में किसको लगाया जाएगा, विभवांतर को। ठीक है, तो विभवांतर को सामान्य श्रेणी के अंदर यहां पर सामान्य क्रम में लगाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके लिए मैंने आपको इंग्लिश में ये नोट्स के तौर पे यहां पर दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर को किससे मापते हैं, मैंने बताया था वोल्ट मीटर के द्वारा। तो विभवांतर की माप जिस यंत्र के द्वारा नापी जाती है उसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, वोल्ट मीटर कहते हैं। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ठीक है, विद्युत धारा के सतत प्रवाह के लिए विभवांतर किस प्रकार उत्पन्न किया जाता है। विद्युत धारा के सतत प्रवाह के विभवांतर, जो विभवांतर आया है, मतलब हाउ इज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड फॉर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें बैटरी और सेल, मैंने आपको बताया था ये बैटरी का सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सेल का, और जब दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक बैटरी बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक बैटरी और सेल के माध्यम से हम जो विद्युत का विभवांतर है उसको अलग अलग जो है वो विभवांतर उत्पन्न करते हैं।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सीधी बात है, पावर जब ज्यादा होगा तो बैटरी में और सेल्स जोड़ेंगे, छोटी होगी। आज आप एक छोटी सेल लगाओगे तो एक सेल से काम चल जाएगा, जब उसमें 3-4 सेल लगेंगे, बड़ी मोटर लगाओगे तो बड़ी सेल करेगी जब ज्यादा रोशनी की जरूरत होगी। तो ये विभवांतर ही है इसका। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे का जो ये नियम है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या कहता है? इस नियम का नाम जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया। ठीक है, क्या जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसका नाम रखा गया। और ओम का जो साइन होता है वो ये वाला नहीं दोस्तों, ये वाला साइन है। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी में स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, तो ये वाला साइन है इसका ओम का। ठीक है, ये जो आप पीला येलो देख रहे हैं ये साइन है ओम का। तो ओम के नाम पे रखा क्योंकि 1828 में इन्होंने ही वोल्टेज यानी विभवांतर और करंट के बीच संबंध को अपने प्रयोगों से बताया था, जिसे ओम का नियम दिया। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से हम चर्चा करते हैं। मैंने फिर कहा परिभाषाएं कहीं नहीं आती है। अब वो दिन गए जब परिभाषाएं हमें लिखनी होती थी, लेकिन अब वो दिन है जहां पर हमें ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। यदि किसी चालक क्या हो गया, जैसे आपका वायर है जो तार डालते हो आप बिजली के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, जिससे करंट प्रवाह से निकल सके, उसकी तो सड़क है एक तरह से करंट की। तो कंडक्टर की भौतिक परिस्थितियां यानी लंबाई, ताप, दाब आदि में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें फ्लो हो रही धारा के समानुपाती होता है। मतलब क्या, आप एक तरफ घर की जब सप्लाई हो रही होती है तो अब वो बोलता है कि है ना आप 2 mm का तार लेना, 1 mm का तार लेना, 0.5 का तार लेना। एसी के लिए मोटा तार मंगवाते हैं, और लट्टू अगर कोई छोटा सा जलाना है तो उसके लिए पतले तार लगवाते हैं। आप कहते हैं ना भाई इतने एम्पियर का 16 एम्पियर का पावर बटन दे दो। तो ये पावर बटन 16 एम्पियर का पावर बटन और ये सब क्या होता है दोस्तों, ये यहीं से इनके कंसेप्ट चालू होते हैं कि अगर यहां पर क्या कहते हैं, यदि किसी चालक यानी कंडक्टर की भौतिक परिस्थितियां ही तो है, तार की अगर मोटाई हो, तार की अगर लंबाई हो, तो इनसे तार का ताप दाब हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है सीधे सीधे विभवांतर पर। ठीक है, तो यदि किसी चालक यानी कंडक्टर में भौतिक परिस्थितियों में अगर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उस चालक के सिरों पर यहां से यहां तक उत्पन्न विभवांतर उसमें फ्लो हो रही धारा के समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती भी बोल सकते हैं इसको, अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। यदि लगाया गया विभवांतर V मान लेते हैं और बहने वाली धारा को I मान लेते हैं तो ओम का नियम से दोनों का संबंध किस प्रकार होगा। तो V का समानुपाती का जो सिंबल है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो V समानुपाती है किसके, इलेक्ट्रिक के। ठीक है, अब देखो V समानुपाती इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो बहने वाली धारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो गया है दोस्तों, I हो गया है। और इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है वो देखिए। तो V इक्वल क्या, यहां पर V क्या है, विभवांतर। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, R अपॉन I, R इंटू आई सॉरी। तो यहां पर R तो है कांस्टेंट है, जिसे रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चीज को बीच में रोकना। जैसे पावर सप्लाई आप समझते हैं कि जैसे प्लग है, प्लग में दोस्तों कोई बड़ी चीज भी चल रही है, एसी भी चल रहा है और आपका मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, लेकिन आप मोबाइल को सीधे तार को लगा के एक बार चार्जिंग की पिन लगा देना, आपका फोन उड़ जाएगा। तो यहीं पे प्रतिरोध काम करता है, जो आपके जो पावर है उसको कम, उसमें प्रतिरोध डाल के आपकी पावर की सप्लाई को जो है कंट्रोल करता है, और इसे हम दर्शाते हैं ओम से। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है R इक्वल V अपॉन I, वोल्टेज या विभवांतर, मतलब V का मान बढ़ाने पे धारा का मान भी बढ़ेगा। देखिए इसको कैसे समझेंगे, V को अगर मैं बढ़वाऊंगा मतलब विभवांतर अगर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी। और इसी पैटर्न पे मान लो अगर मैंने इलेक्ट्रिक का ये लाइन जो है यहां तक कर दी और मैंने तो विभवांतर भी उतना ही कम होगा। अगर इलेक्ट्रिक कम करूंगा
तो विभवांतर भी कम होगा। तो उसी आधार पे ये जो लाइन जा रही है दोस्तों वो यहीं तक रुक के रह जाएगी इस तरीके से। ये आपको पता होगा ना, ये इस तरह का चार्ट बनाते थे अपन, तो ये उसी तरीके के चार्ट पे अपन इस पे चल रहे हैं। तो विभवांतर और धारा का ग्राफ क्या कहता है कि यदि चालक के विभवांतर और धारा के बीच, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, बिल्कुल सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, जो बताती है कि विभवांतर के बढ़ने पर, विभवांतर के बढ़ने पर क्या होगा, और विभवांतर के कम होने पर धारा भी कम और बढ़ेगी। मतलब विभवांतर अगर बढ़ेगा तो धारा इलेक्ट्रिक चार्ज भी बढ़ेगा और करंट भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक करंट अगर बढ़ता है तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और कम होंगे तो दोनों कम होंगे और बढ़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, दोनों ही बढ़ेंगे। ठीक है, ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं याद कर लीजिए। ओम का नियम मेटल कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। अभी इस पे हम जाएंगे कि कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब सीधी बात है विद्युत प्रवाह किस में होगी, तो मेटल कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। ताप और अन्य भौतिक परिस्थितियों कांस्टेंट रहे, यानी कोई परिवर्तन नहीं हो, तो ओम का नियम काम करेगा। इनके कारण चालक में स्ट्रेन यानी विकृति पैदा नहीं हो, मुड़ नहीं जाए, टूट नहीं जाए, विकृति कोई नहीं हो। ओम का नियम धातु प्रतिरोधी पर लागू होता है, अर्धचालक पर यह नियम लागू नहीं होगा, लकड़ी प्लास्टिक इस पे लागू नहीं होगा। ओम का नियम रेक्टिफायर क्रिस्टल डायरेक्टर जैसे उपकरणों पे लागू नहीं होगा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक परिपथों पर ओम नियम लागू नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक अगर परिपथ है तो उस पे भी ओम का नियम क्या होगा, वो लागू नहीं होगा। तो ओम के नियम की लिमिटेशंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी बताया ना विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध यही है कि आप सीधे फोन के चार्जिंग, जो आपका चार्जर होता है, आप चार्जर का वो मोटा सा हिस्सा होता है ना, जैसे आप 62 वॉट का और आजकल आप 80 वॉट का और अलग अलग लगाते हैं, आप उसकी जगह तार को सीधे काट के प्लग लगा के एक बार लगाइए, आपका फोन उड़ जाएगा दोस्तों, कर मत लेना, है ना। अगर विद्युत प्रतिरोध आपका जो चार्जर का एडोप्टर होता है वही विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, तो यहां पर देखेंगे प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसमें वह अपने में प्रभावित होने वाले आवेश की प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा दोस्तों, ओम होगा। तो प्रतिरोध क्या हुआ, विभवांतर बटा में धारा हुआ, विभवांतर बटा में धारा, मतलब आर, आर क्या, रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस हो गया, तो रेसिस्टेंस हो गया मतलब आपके प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध इक्वल में, ठीक है, विभवांतर बटा में इलेक्ट्रिक करंट, तो ये होगी विद्युत धारा। विभवांतर बटा विद्युत धारा क्या होगा, आपका प्रतिरोध। ठीक है, या फिर अगर हमें ज्ञात करना है विभवांतर, तो आपको प्रतिरोध को गुणा कर देना है किससे, धारा से, तो विभवांतर जो है वो निकलकर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका इंग्लिश प्रॉपर्टी दी हुई है, इंग्लिश में दिया हुआ है, इसी को आपके जो नोट्स के तौर पे, क्योंकि हमने ये नोट्स बनाए हुए हैं, ये नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाएंगे ताकि आपके समझने में आसानी रहेगी। एक चालक तार का प्रतिरोध रेसिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा? देखिए, तार की लंबाई पे, तार की लंबाई जिसमें ज्यादा होगी उसमें कम, ठीक है, कम ज्यादा रेसिस्टेंट रहेगा, कम रहेगी तो कम रेसिस्टेंट रहेगा। तार की मोटाई पर, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए तार जो होता है बेलनाकार होता है ना, और तार को जब काटते हैं तो ये ऊपर का जो ये वाला क्षेत्रफल है ना दोस्तों, इसकी मोटाई का जो क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ए से डिफाइन करेंगे और इसकी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ठीक है, पी जिसको हम रो भी कहते हैं, RHO, प्रतिरोधकता, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका प्रतिरोधकता का अगर जो मात्रक है तो वो दोस्तों ओम मीटर कहलाएगा। क्लियर है क्या? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, जबकि प्रतिरोध अगर लिखा हुआ आएगा तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। याद कर लेना, यहां कंफ्यूज बच्चे बहुत होते हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा। तो ऐसा ही मात्रक प्रतिरोध का होगा ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम
मीटर, ठीक है। तो इसको किस तरीके से, इस तरीके से भी साइन करते हैं ओम मीटर के तौर पर। चलिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के हालांकि क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं। घरों में विद्युत परिपथ समांतर क्रम में समायोजित किया जाता है। मतलब घरों में जो बिजली आ रही है वो किसके थ्रू आएगी, समांतर क्रम के तहत आएगी। समांतर क्रम में संयोजित करने से विद्युत परिपथ का विभव या वोल्टेज समान बना रहता है। मतलब ये कि आपके सब जगह पे जो पावर है वो इक्वल रहेगा, जबकि श्रेणी क्रम में ये लगातार कम होता चला जाता है। इसलिए वोल्टेज की जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता बनाए रखने के लिए घरों में विद्युत परिपथ समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यही इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसकी इक्वेशंस पे अगर अपन जाएंगे तो वो अपने एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, और फिर भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो उसको मैं आपके यहाँ पर सॉल्व करा दूंगा, तो इसमें आपको ज्यादा उलझने की नीड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं जूल का नियम, जूल का ऊष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्वेश्चन आएगा जूल लॉज हो गया, जूल थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये आपके सिलेबस का एक पार्ट है। जब हम किसी चालक को, चालक मैंने बता दिया ना, जो तार है वो विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक अपन छोड़ते हैं, तो ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल जाता है। जैसे आप कोई भी चीज जब जलाते हो, बिजली का कोई भी सामान होगा, तो धीरे धीरे आप देखेंगे उसकी मोटर पे हाथ लगेंगे, पंखा चलता है, पंखे पे हाथ लगेंगे तो गर्म होता है। तो उसी को, ये तो धीरे धीरे वाली बात है, अब इसी को अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो ऊष्मा में बदल जाता है और वो चालक गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब बल्ब जलता है उसमें टंगस्टन का तंतु लगा हुआ होता है। जब आप बल्ब को जलाते हो दोस्तों, थोड़ी देर बाद उस बल्ब को पकड़ना, आप पकड़ोगे तो सावधानी रखना, क्योंकि हाथ जलने का खतरा रहेगा, वो गर्म हो जाता है। हीटर, प्रेस, निमजन की छड़ और केतली, जो पानी में अपन डालते हैं ना, निमजन छड़, केतली हो गई जिसमें पानी या दूध गर्म करते हैं, प्रेस हो गई या बल्ब हीटर हो गया, ये किस लॉ के तहत चलता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के तहत चलता है। जैसे आपने लोहे की कोई प्लेट ली, पत्ती ली, आप उस पर करंट छोड़ दो और सीधे आप उसको पानी में डाल दो, पानी गर्म होने लगेगा। तो यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्यों होता है? व्हाई इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी? अब ये थर्मल एनर्जी की बात हो रही है, तो वास्तव में विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव क्यों दर्शाती है? देखिए, इसका कारण है कि जब हम तार या किसी भी चालक में धारा को प्रवाहित करते हैं, चालक मतलब लोहे की पत्ती भी चालक हो गई, तार चालक हो गया, तो तार के हर पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। विद्युत क्षेत्र हो गया ना भाई, उसमें से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, निकल रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र हो गया है। तो आप जानते होंगे कि इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, तो विद्युत प्रवाह तो प्लस से माइनस की तरफ कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ चलते हैं, ये आप जानते हैं। तो जाने लगते हैं, तो विद्युत क्षेत्र के उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, तब वे तार के धनायनों से टकराते हैं, तो विद्युत धारा का लॉस होता है, और यही ऊष्मा जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ताप, जो ऊर्जा थर्मल एनर्जी में। तो इस प्रकार विद्युत धारा अपना ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, और इसी कारण जो तार होते हैं या चालक होता है वो गर्म होने लगता है। जूल के नियम किसी चालक या तार में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा अपना कितना और ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है, ये बताते हैं। ये सभी जूल के नियम विद्युत धारा से उत्पादन को बताते हैं। अब देखिए, जूल का ही नियम की बात हो रही है, तो जूल के 3 नियमों को हम यहां पर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। सर्वप्रथम जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने इन सभी नियमों को समझाया। इन्हीं के नियमों को जूल तापन ऊष्मीय नियमों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थर्मल रूल्स भी इसी को कहते हैं। तो जूल का पहला नियम क्या है? यदि किसी चालक या तार में प्रवाहित हो रही धारा की प्रबलता को स्थिर रखा जाए, चालक वही तार हो गया, में प्रवाहित हो रही धारा करंट हो गया, कि प्रबलता को स्थिर रखा जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव से पैदा हुई ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, और यही जूल का पहला नियम है। तो यहां पर समझिए कि मान लिया जाए कि चालक तार में प्रवाहित हो रही धारा की मात्रा हो गई I, तो यहां पर देखिए क्या कहते हैं, ऊष्मा धारा के वर्ग, तो ऊष्मा धारा I हो गई, तो I का स्क्वायर मैंने कर दिया,
तो पैदा हुई ऊष्मा H है, ठीक है। तो जूल के ये पहला नियम है। तो देखो H जो है, जो ऊष्मा हीट जो है वो समानुपाती है किसके, आई स्क्वायर के। ये पहला रूल है। ये हम भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी पंखे को ऑन करते हैं और रेगुलेटर से स्पीड बढ़ा देते हैं तो वह बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है और उससे वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो ये हमारा जूल का फर्स्ट रूल है। और फर्स्ट रूल क्या है, हीट जो है वो समानुपाती है आई स्क्वायर के, ठीक है। सेकेंड, जूल का दूसरा नियम, जब चालक तार में, वायर में विद्युत करंट को प्रबलता को स्थिर रखा जाए, मतलब कंट्रोल रखा जाए और निश्चित समय तक धारा प्रवाहित की जाए, तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से पैदा होने वाली ऊष्मा तार के प्रतिरोध या रेसिस्टेंट के समानुपाती होती है। और ये जूल का दूसरा नियम है। तो मान लो चालक तार का प्रतिरोध R है और जूल के दूसरे नियम से क्या होगा, तो हीट जो है वो समानुपाती होगी किसके, रेसिस्टेंट के प्रतिरोध के, ठीक है। तीसरा जूल का नियम कहता है कि किसी तार में बह रही विद्युत धारा की प्रबलता को तो स्थिर रखा जाए और तार के प्रतिरोध को भी स्थिर रखा जाए, तो उस ऊष्मा उस समय के समानुपाती होती है जितने समय तक धारा प्रवाहित की गई है। यानी जितनी ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा चालक तार गर्म होने लगेगा। तो यहां पर रूल आता है हीट जो है समानुपाती है या ठीक है किसके, टाइम के। तो हमारे पास में तीन रूल आए कि हीट समानुपाती है टी के, और हीट समानुपाती है आर के, ठीक है, और हीट समानुपाती है आई स्क्वायर के। तो हीट समानुपाती किसके है, आई के स्क्वायर के। हीट समानुपाती है आर के, हीट समानुपाती है टाइम के। तो ये तीन रूल निकल के आते हैं किससे, जूल के रूल से। और जब इन तीनों रूल्स को, अब जूल के पहले, दूसरे और तीसरे नियम को जब मिला दिया जाता है तो लास्ट में फाइनल आपको बस इतना समझना है कि ये आपको याद कर लेना है, हीट इक्वल आई का स्क्वायर आर टी जूल। ये आपको यहां पर याद कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं आएगी, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहां पर आपको कवर करवाऊंगा। तो यहाँ आई कंडक्टर के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को दर्शाता है, आर कंडक्टर के प्रतिरोध को दर्शाता है, टी उस समय को दर्शाता है जिसमें विद्युत चालक से होकर विद्युत प्रवाहित हो रही है। इसे जूल का नियम कहते हैं। और यह बताता है कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा सीधे अनुपातिक होती है। मतलब हीट को निकालने का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी जूल है। बस इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है। हमारे टॉपिक प्रॉपर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, विद्युत शक्ति पावर, किसी विद्युत परिपथ में सेल के द्वारा, जो सेल है, प्रतिरोध में आई धारा को निरंतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, ठीक है। तो P इक्वल WT, ठीक है। और विद्युत ऊर्जा किसको कहते हैं, शक्ति तथा समय के गुणनखंड को ही हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। जिसमें शक्ति को टाइम से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। तो ये आपकी कुछ ज्ञानवर्धक चीज थी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी है। मेन चीज आपके वो 4 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, उन्हीं 4 टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर बनने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले विद्युत धारा क्लियर की, विद्युत आवेश को समझते हुए, उसके बाद विद्युत विभव, ओम का नियम और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमने यहाँ पर आपके कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम आपके विद्युत मोटर पे आपका नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है दोस्तों। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए सारस्वती स्टेनो क्लासेस के साथ। इस बार 180 पार का जो हमारा दावा है वो हम बिल्कुल कवर करेंगे। जिस प्रकार बीजेपी के साथ जो चीज हुई है कि भाई 400 पार से वो 292 के आसपास रह गई है, तो हम वो फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, वो ओपिनियन पोल आप लोगों को नहीं देंगे। आपको पूरा मेरी गारंटी रहेगी कि मैं आपको कवर करवाऊंगा 90%, ठीक है।
तो आपको यहाँ से पढ़ लेना है क्वेश्चंस। बहुत जल्दी मैं आपके क्वेश्चंस कवर करवाने वाला हूँ, मार्केट में बुक भी लाने वाला हूँ, आप वहां से अपनी बुक को परचेस कर सकते हैं और जल्दी अनाउंस कर दूंगा। लगभग 5-7 दिनों के अंदर आपकी जो बुक है वो जल्दी जारी की जा रही है, ताकि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो है वो घर बैठे भी पढ़ सके। और यहाँ भी मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सिलेबस कवर होते ही जरूर पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमें अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।